हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 174, 175 एंड 176 ऑफ द सीआरपीसी। सेक्शन 174 डील्स विद द पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड एटसेट्रा। मतलब कि जब कोई सुसाइड कर लेता है या किसी की डेथ हो जाती है तो पुलिस ऑफिसर इनक्वेस्ट रिपोर्ट बनाएगा। वो कैसे बनाएगा, उसका क्या प्रोसीजर होगा, सारा वो सेक्शन 174 में दिया गया है। 174 clause 1 states that when the officer in charge of the police station or some other police officer specially empowered by the state government in that behalf receives information that a person has committed a suicide, कि उसने सुसाइड कर ली है या उसको मार दिया गया है, और हैज़ बिन किल्ड बाय अनदर और by an animal or by machinery or by an accident or has died under circumstances raising a reasonable suspicion that some other person has committed an offense। मतलब क्या है कि जो 174 की प्रोसीडिंग्स होती हैं वो पुलिस करती है नॉर्मली। जब किसी की डेथ हो जाती है वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाती है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट में बेसिकली जो आईओ होता है वो अपेरेंटली अपनी ओपिनियन देता है कि किस तरीके से इसकी डेथ हुई हो सकती है। सपोज़ करो किसी ने सुसाइड किया तो पंखे से लमक कर उसने सुसाइड किया, पंखे से उसने अपने आप को टांगा और सुसाइड किया। उस केस में जो आईओ है वो अपनी इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाएगा। उसमें बताएगा कि इसने अपेरेंटली जो देखने में लग रहा है इसने पंखे से अपने आप को हैंग करके सुसाइड किया है। सॉरी, सेकंड थिंग, इसके नेक के ऊपर ऐसे राउंड मार्क है। इसके कई बॉडी के अपेरेंट पार्ट पे जो देखने पे पता लग रहा हो कि कहीं और मार्क तो नहीं है। अगर मारपीट का कोई निशान हो तो वो लिखेगा कि यहाँ पे मारपीट का निशान है। तो वो सारी डिटेल्स जो अपेरेंट उसको देखने में लगी हो। सपोज़ करो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, गोली मार करके कर दिया, बुलेट इंजरी से बंदा मर गया, तो उसमें आईओ अपनी बताएगा कि उसके बुलेट इंजरी लगी है, चेस्ट पे लगी है, राइट साइड पे लगी है, कहाँ पे लगी है, पेट में लगी है। तो वो वैसे करके सारी डिटेल बताएगा। 174 में ये नहीं कि किसी के मर्डर हो या सुसाइड हो तभी होगा। अगर किसी फैक्ट्री में काम करते हुए किसी बंदे की डेथ हो जाती है किसी मशीनरी की वजह से, या कोई फर्नेस में काम कर रहा है, ब्लास्ट हो गया, तो उसमें भी 174 की प्रोसीडिंग्स पुलिस ऑफिसर करेगा ही करेगा। अगर किसी को किसी जानवर ने मार दिया, सपोज़ करो किसी को शेर ने मार दिया, तो उसकी बॉडी पड़ी है, तो उस बॉडी को देख के इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनेगी ही बनेगी। तो कहते हैं व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन और सम अदर पुलिस ऑफिसर स्पेशली empowered by the state government in that behalf receives information that a person has committed a suicide or has been killed by another or by an animal or by machinery or by an accident or has died under circumstances raising a reasonable suspicion that some other person has committed an offense, he shall, यहाँ पे वर्ड shall है, so it is mandatory for the police या officer in charge of the police station to prepare the inquest report. He shall immediately give intimation thereof to the nearest executive magistrate। क्या करेगा, ये इन्फॉर्मेशन आने के बाद वो इमीडिएटली पुलिस ऑफिसर या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और द ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इन केसेस की इन्फॉर्मेशन आने के बाद इमीडिएटली एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि किसी ने सुसाइड कर ली है या किसी का मर्डर हो गया या कुछ भी हो गया। देयर टू द नियरेस्ट एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट empowered to hold inquest and unless otherwise directed by any rules prescribed by the state government or by any general or special order of the district or subdivisional magistrate, shall proceed to place where the body of such deceased person is, and there in the presence of two or more respectable inhabitants of the neighborhood shall make an investigation and draw up a report of the apparent cause of death, describing such wounds, fractures, bruises, and other marks of injury
as may be found on the body, and stating in what manners or by what weapon or instrument, if any, such mark appear to have been inflicted. मतलब कि जो आईओ होगा वो अपनी इंक्वेस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। क्या चीज़ करेगा? पहले तो वो इंफॉर्मेशन आने पर इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा टू द नियरेस्ट एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट हु इज़ एम्पावर्ड टू होल्ड द इंक्वेस्ट। जो इंक्वेस्ट बनाने के लिए एम्पावर्ड है उसको इन्फॉर्म करेगा। और साथ में क्या करेगा? वो जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर बनाएगा उसमें वो अपने लिखेगा कि उसके हिसाब से अगर सपोज़ करो किसी की इंजरी, किसी की डेथ हुई है, किसी ने किसी को नाइफ़ मार के, ए ने बी को नाइफ़ मार के मार दिया, तो ए के बॉडी के ऊपर जो नाइफ़ के शार्प एज्ड वेपन के निशान हैं वो अपरेंट जो देखने में पता लगेगा, तो आईओ उसको बताएगा कि दैट द इंजरी हैज़ बीन अकर्ड विद अ शार्प एज्ड वेपन, इट मे बी नाइफ और समथिंग, कुछ भी अपनी ओपिनियन बताएगा वो। तो वो इस बात की बात कर रहे हैं क्लॉज 1 में। आगे कहते हैं क्लॉज 2, द रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय सच पुलिस ऑफिसर एंड अदर पर्सन्स और बाय सो मैनी ऑफ देम एज concur therein and shall be forthwith forwarded to the district magistrate और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। मतलब कि जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनेगी उसमें एक आईओ तो साइन करेगा ही करेगा और वो कुछ विटनेसेस को बुलाएगा। सपोज करो 2 विटनेस को बुला लेगा किसी को भी जिनके सामने वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट करेगा। हमने जैसे फिल्मों में कई बार देखा होगा कि जहाँ पर डेड बॉडी पड़ी होती है वो आसपास उसके चौक के साथ मार्क बना देते हैं। एंड सेकंड थिंग वो क्या करते हैं, पुलिस ऑफिसर कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है, वो अपरेंटली देखता है कि देखने में इसकी डेथ कैसे है, या पॉइजन से हुई है, अगर उसके जैसे माउथ से कोई फॉग टाइप झाग निकल रही है, फॉर्म निकल रही है, या उसके मीन्स अगर सुसाइड लामक कर किया उसने तो उसके गले पे निशान है, तो वो सारी इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाता है। तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट को वो खुद भी साइन करेगा और विटनेसेस से भी साइन करवाएगा। एंड द कॉपी ऑफ द इंक्वेस्ट रिपोर्ट शैल बी फॉरवर्डेड टू द नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। Clause 3 says, when the case involves suicide by a woman within 7 years of her marriage, or the case relates to the death of a woman within 7 years of her marriage, and any circumstances raising a reasonable suspicion that some other person committed an offence in relation to such woman, or the case related to the death of a woman within 7 years of her marriage, and any relative of the woman has made a request in this behalf, or there is any doubt regarding the cause of death, or the police officer for any other reason considers it expedient so to do, he shall. Here it is mandatory in all 5 clauses. It is mandatory subject to the such rules as the state government may prescribe in this sorry may prescribed in this behalf, forward the body with a view to it being examined to the nearest civil surgeon or other qualified medical man appointed in this behalf by the state government, if the state of the weather and the distance admitted of its being so forwarded without risk of such putrefaction on the road as would render such examination useless। मतलब कि अगर तो किसी वुमेन की, मैरिड वुमेन की डेथ विद इन 7 ईयर्स में होती है तो वो डेथ सुसाइड की वजह से है। दैट अ वुमेन विद इन 7 ईयर्स ऑफ हर मैरिज committed a suicide, first case. Second case, a woman has died within 7 years of her marriage and her death has been caused by some other person, which raises a reasonable suspicion that some person has committed an offense against her। मतलब कि किसी ने इसको मारा है, या किसी ने इसको अबेट किया है कि ये सुसाइड कर ले, या इसने सुसाइड डॉरी डेथ का केस आ गया, जैसे डॉरी डेथ में खुद सुसाइड कर लिया, या किसी ने इसको मार दिया, चाहे जलाकर मारा हो, चाहे हैंग करके मारा हो, या खुद सुसाइड कर लिया हो।
यहाँ 7 साल के अंदर अंदर वुमेन की डेथ हो गई तो उसके जो रिलेटिव्स हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर को कि आप इसका पोस्टमार्टम करवाइए। या पुलिस ऑफिसर को डाउट है कि इसकी डेथ कैसी हुई होगी, कॉज ऑफ डेथ के रिगार्डिंग डाउट है, या पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस और इट इज़ एक्सपीडिएंट टू डू सो, इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से जो नियरेस्ट सिविल सर्जन होगा, या सिविल सर्जन नहीं होगा, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा जिसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है, उसके पास वो बॉडी को भेज देंगे कि इसकी एग्जामिनेशन की जाए टू नो अबाउट द कॉज ऑफ डेथ। क्योंकि सुसाइड अगर 7 साल में हुआ है तो इट कैन बी अ केस ऑफ अ डॉरी डेथ और इट कैन बी अ केस ऑफ एन अबेटमेंट टू सुसाइड। अगर मर्डर हुआ है वुमेन का विद इन 7 ईयर्स, इट कैन बी अ केस ऑफ डॉरी डेथ। तो इन केसेस में कॉज ऑफ डेथ का पता होना ज़रूरी है। तो कल को ट्रायल में कॉज ऑफ डेथ इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इशू, इस वजह से इनका पोस्टमार्टम होना ज़रूरी है। तो इन केसेस में तो वो भेजेगा ही भेजेगा। ऊपर बोला है कि अगर सुसाइड किया है तो वो एग्जामिनेशन करेगा, पोस्टमार्टम के लिए भेजना है या नहीं भेजना है वो पुलिस ऑफिसर की डिस्क्रिशन है। बट इन केसेस में वो पुलिस ऑफिसर की डिस्क्रिशन नहीं है, वो भेजेगा ही भेजेगा। आगे है द फॉलोइंग मजिस्ट्रेट्स आर एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट, नेमली एनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मतलब कि ये 3 जो मजिस्ट्रेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिसको हम SDM बोलते हैं, या एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट जिसको स्पेशली एम्पावर्ड किया स्टेट गवर्नमेंट ने, वो इंक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको 176 अभी करेंगे, उसमें पता लगेगा कि इनको भी एम्पावर किया गया है। पुलिस ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों भी इंक्वेस्ट रिपोर्ट कर सकते हैं। कुछ केसेस में चाहे पुलिस ने इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाई है बट उस केसेस में मजिस्ट्रेट को भी इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाना कंपलसरी है, वो 176 में प्रोवाइड किया गया है। पहले हम 176 करते हैं। इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू द कॉज ऑफ अ डेथ। मतलब इंक्वेस्ट रिपोर्ट तो नॉर्मली पुलिस ऑफिसर ही बनाएगा, पर कुछ केसेस में जैसे इंक्वेस्ट रिपोर्ट में इंक्वायरी तो करेगा ही करेगा पुलिस ऑफिसर, उस इंक्वायरी को अगर पुलिस ऑफिसर कर रहा है उसके पैरेलल मजिस्ट्रेट को भी करनी कंपलसरी है। कुछ में मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन है, वो करे चाहे ना करे, पुलिस ऑफिसर तो इंक्वायरी विद रिगार्ड टू द कॉज ऑफ डेथ करेगा ही करेगा। क्लॉज 1 सेज व्हेन द केस इज ऑफ द नेचर रेफर टू इन क्लॉज 1 क्लॉज 2 ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 174। मतलब कि क्लॉज 1 और क्लॉज 2 अगर वुमेन ने सुसाइड किया है विद इन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज एंड द क्लॉज 2 ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ 174 स्टेट्स अगर वुमेन की डेथ होती है विद इन 7 ईयर्स ऑफ हर मैरिज एंड द सर्कमस्टांसिस शोज a reasonable apprehension that someone has committed an offense against that woman। इन 2 केसेस में the nearest magistrate empowered to hold inquest shall, मतलब कि इन 2 केसेस में जो नियरेस्ट एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हु इज़ एम्पावर्ड टू होल्ड एन इंक्वेस्ट रिपोर्ट shall do the inquest in this case। कि अगर वुमेन ने 7 साल में वुमेन के 7 साल ऑफ मैरिज में उसकी डेथ हो जाती है आइदर बाय सुसाइड और बाय मर्डर, द एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट और द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हु इज empowered to hold the inquest report shall hold the inquest report, shall do the inquest। तो आगे कहते हैं एंड इन एनी अदर केसेस मेंशन्ड इन सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 174 एनी मजिस्ट्रेट सो एम्पावर्ड मे होल्ड एन इंक्वायरी। मतलब कि 174 के जो 2 क्लॉज हैं वुमेन के 7 साल इसमें मैंडेटरी है और सेक्शन 174 क्लॉज 1 में
मतलब कि नॉर्मली किसी ने सुसाइड किया हो या किसी की डेथ एक्सीडेंटली हो गई हो, चाहे फैक्ट्री में हुई हो, थ्रू मशीन हो, किसी एनिमल ने मार दिया या किसी और ने मर्डर कर दिया, उन केसेस में डिस्क्रिशन है, पुलिस तो करेगी करेगी, पर एग्जैक्टिव मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन है। बट अगर मैरिज के 7 साल वाला केस है वुमेन की डेथ का, उस केस में एग्जैक्टिव मजिस्ट्रेट भी करेगा और पुलिस ऑफिसर भी साथ में करेगा, दोनों करेंगे इसमें। आइदर इंस्टेड ऑफ empowered may hold an inquiry into the cause of death either instead of or in addition to the investigation held by the police officer, and if he does so he shall have all the powers in conducting it which he would have in holding an inquiry into an offence। मतलब कि जो तो डिस्क्रिशन वाली है उसमें वो क्या कर सकते हैं, या तो एडिशन में कर सकते हैं या पुलिस को रोक के खुद कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ और इन एडिशन ऑफ द पुलिस इन्वेस्टिगेशन द मजिस्ट्रेट कैन डू द इंक्वायरी विद रिगार्ड टू द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ अ पर्सन। तो जब वो ये इंक्वायरी करेंगे उसमें उनके पास सारी पावर्स होंगी जैसे वो नॉर्मल ऑफेंस की इंक्वायरी कर रहे होते हैं। आगे क्या कहता है, क्लॉज 1 कैपिटल ए, वेयर any person dies or disappears or rape is alleged to have been committed of any woman while such person or woman is in the custody of the police or in any other custody authorized by the magistrate or the court under this code, in addition to the inquiry or investigation held by the police, an inquiry shall be held by the judicial magistrate or the metropolitan magistrate as the case may be, within whose local jurisdiction the offence has been committed। Here they are stating that कि अगर सपोज करो कोई आदमी जिसकी डेथ हो जाती है, आदमी या औरत किसी की डेथ हो जाती है या वो डिसअपियर हो जाता है या वुमेन के साथ रेप कमिट होता है, जब वो लोग किसी की पुलिस कस्टडी में है या ऐसी कस्टडी में है जिसको कोर्ट ने ऑथराइज़ किया है, मतलब क्या कि किसी की कस्टोडियल डेथ होगी, या वुमेन हो सकती है या कोई भी मेल हो सकता है, किसी के साथ जो कस्टडी में था वो डिसअपियर हो गया या वुमेन के साथ कस्टडी में रेप हुआ है, इन दूस केसेस इन एडिशन टू द इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट और द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एज द केस में बी शैल होल्ड एन इंक्वायरी। उनको भी इंक्वायरी इन केसेस में करनी पड़ेगी जिनकी जुरिस्डिक्शन में ये चीज़ हुई है कि एक बंदा कस्टडी से गायब हो गया, अब वो मिल नहीं रहा है, तो इस ऑफेंस की या इस बात की इंटीमेशन मिलते ही जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पता लगेगा, ही शैल होल्ड एन इंक्वायरी विद रिगार्ड टू दिस। आगे क्या कहते हैं, द मजिस्ट्रेट होल्डिंग सच एन इंक्वायरी, मतलब कि जो ऊपर क्लॉज 1 कैपिटल ए है, the magistrate holding such an inquiry shall record the evidence taken by him in connection therewith in any manner hereinafter prescribed according to the circumstances of the case। मतलब क्या कि जो क्लॉज 2 में है, मजिस्ट्रेट मीन्स कोई भी मजिस्ट्रेट, चाहे क्लॉज 1 की इंक्वायरी है चाहे क्लॉज 1A की इंक्वायरी है, इन दैट इंक्वायरी ही शैल रिकॉर्ड द एविडेंस टेकन बाय हिम in connection therein in any manner hereinafter prescribed according to the circumstances of the case। कि जो भी एविडेंसेस मिलेंगे उसको वो रिकॉर्ड करेगा जो मैनर प्रोवाइड किया गया है CRPC में सेक्शन 174 के बाद। जैसे कि हमने वो किया था उसका कि 164 में जब कन्फेशन रिकॉर्ड करना है या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है तो उसका प्रोसीजर आगे रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस में दिया गया है, जो सेक्शंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वैसे ही ये यहाँ पे भी एविडेंस रिकॉर्ड करेगा मजिस्ट्रेट। व्हेन एवर सच मजिस्ट्रेट कंसीडर्स इट एक्सपीडिएंट टू मेक एन एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी ऑफ एनी पर्सन हु हैज़ बीन ऑलरेडी इंटर्ड इन ऑर्डर टू डिस्कवर द कॉज ऑफ हिज डेथ, द मजिस्ट्रेट में कॉज द बॉडी टू बी डिसइंटर्ड एंड एग्जामिन। मतलब क्या कि किसी आदमी की डेथ के बाद उसको
दफन कर दिया गया है, उसको बरीड कर दिया गया है, जैसे कि क्रिश्चियंस में हो गया, जहाँ मुस्लिम्स में हो गया, उसको बरीड कर दिया गया है, उसको दफना दिया गया है। इन दैट केस मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसकी इंक्वायरी, उसकी बॉडी की एग्जामिनेशन करनी उसको ज़रूरी है विद रिगार्ड टू द कॉज ऑफ डेथ, तो उसके लिए वो उसको बॉडी को बाहर निकलवा सकता है, खुदवा करके डिसइंटर्ड करवा सकता है और एग्जामिन करवा सकता है। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है कि इफ़ द बॉडी हैज़ बीन बरीड फॉर मोर देन 3 weeks and the magistrate wants to dug out, then permission will be given by the district magistrate, and before giving the permission, district magistrate will take the opinion of the civil surgeon. If the civil surgeon gave his opinion positively, then only the district magistrate will give the permission to the judicial magistrate or the other magistrate. मतलब क्या है कि अगर कोई भी मजिस्ट्रेट चाहता है कि एक बॉडी है जिसको दफन कर दिया गया है, दबा दिया गया है, उसको वो डिसइंटर्ड करना चाहता है, बट उस बॉडी को दफन किए हुए 3 हफ्ते या 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, तो उस केस में वो सीधा नहीं उसको बाहर निकलवा सकता, उसको पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट परमिशन तब देगा, वो पहले सिविल सर्जन की ओपिनियन लेगा उसके ऊपर कि क्या 3 हफ्ते बाद या इतनी देर बाद, जितना भी टाइम होगा 3 हफ्ते से ज़्यादा, अब बॉडी को निकाल करके कोई एविडेंस ऐसा मिल सकता है जो अपारेंटली देखने से पता लग सके। साइंटिफिकली तो चलो कुछ भी कितने साल बाद भी निकाल लो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने तो अपारेंटली प्राइमा फेसी जो उसके सामने बॉडी आएगी उसी को देख के एग्जामिन करना है, तो उसके रिगार्डिंग वो सिविल सर्जन की ओपिनियन लेगा। अगर सिविल सर्जन ओपिनियन अपना पॉजिटिवली देता है, then only the district magistrate will allow the magistrate to dig out the body. आगे कहते हैं, where an inquiry is to be held under this section, the magistrate shall, whenever practicable, inform the relatives of the deceased whose name and addresses are known and shall allow them to remain present at the inquiry. मतलब कि जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा, आइदर मैंडेटरी वाली आइदर डिस्क्रिशनरी वाली, दोनों में से जब वो इंक्वायरी करेगा, तो जो पर्सन मर गया है उसके जो रिलेटिव्स होंगे जिनका उसको एड्रेस और नाम पता है, उनको वो इन्फॉर्म करेगा। अगर उसके रिलेटिव कहते हैं कि हमें ड्यूरिंग इंक्वायरी प्रेजेंट रहना है, तो वो उनको अलाउ करेगा। द जुडिशियल मजिस्ट्रेट और द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट or police officer holding an inquiry or investigation as the case may be under subsection 1A shall within 24 hours of the death of a person forward the body with a view to its being examined to the nearest civil surgeon or other qualified medical person appointed in this behalf by the state government, unless it is not possible to do so for reasons to be recorded in writing. मतलब कि किसी बंदे की कस्टोडियल डेथ होगी, तो उस केस में जो पुलिस ऑफिसर या नहीं एग्जैक्टिव जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो तो करेगा ही करेगा, बट जो पुलिस ऑफिसर भी साथ में कर रहा है या एग्जैक्टिव मजिस्ट्रेट कर रहा है, वो उस बॉडी को विद इन 24 आवर्स नियर सिविल सर्जन के पास पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। नियर सिविल सर्जन नहीं है तो वो कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि स्टेट गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है उसके पास भेजेंगे। और इन केस इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू सेंड द बॉडी विद इन 24 आवर्स टू द नियरेस्ट सिविल सर्जन, सपोज करो कि बॉडी किसी की कस्टडी दी है, उससे नियर सिविल सर्जन और या मेडिकल प्रैक्टिशनर जो भी है वो 48 घंटे की दूरी पर है। सपोजिशन है, वैसे प्रैक्टिकली होगा नहीं ये, सपोज करो कि 48 घंटे की दूरी में है, तो इन दैट केस द पुलिस ऑफिसर और द जुडिशियल मजिस्ट्रेट और द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एज द केस में बी शैल रिकॉर्ड हिज रीजंस कि क्यों नहीं वो बॉडी 24 घंटे में भेज सकते हैं या भेज पाए हैं। इन दिस सेक्शन एक्सप्लेनेशन, इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन रिलेटिव मीन्स पेरेंट्स, चिल्ड्रन, brothers, sisters and
स्पाउस, नियर रिलेटिव, जो रिलेटिव्स वर्ड ये क्लॉज 4 में यूज़ किया गया है, उनमें कौन कौन इंक्लूड करेंगे? उस डिसीज्ड के पेरेंट्स, उसकी स्पाउस, उसके चिल्ड्रन, उसके ब्रदर्स और उसके सिस्टर्स। इनके अलावा और कोई नियर रिलेटिव अलाउड नहीं होगा। अब आते हैं सेक्शन 175 पे, पावर टू समन अ पर्सन, या पावर टू समन पर्सन्स। अब पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 174, हमने ऊपर किया था कि वो 2 विटनेसेस बुलाएगा, तो उसके रिगार्डिंग ये बात कर रहे हैं। एनी पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 174 में बाय ऑर्डर इन राइटिंग समन 2 or more persons as aforesaid for the purpose of the said investigation। मतलब क्या कि जो ऊपर वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन कर रहा है विद रिगार्ड टू द बॉडी, उस केस में 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स को रिटन ऑर्डर के थ्रू वो सम्मन कर सकता है उस इन्वेस्टिगेशन के लिए। एंड एनी अदर पर्सन हु अपीयर्स टू बी एक्वेंटेड with the facts of the case, and every person so summoned shall be bound to attend and to answer truly all questions other than questions the answers to which would have been a tendency to expose him to a criminal charge or to a penalty or forfeiture। मतलब कि या तो वो 2 विटनेसेस बुलाएगा, या किसी पर्सन को उसको लगता है कि वो एक्वेंटेड विद, वो उसको जानता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस की केस की उसको नॉलेज है, तो उस पर्सन को वो समन करके बुला सकता है। हमने जब वो सेक्शन 160 161 किए थे, तो उसमें भी था सेक्शन 161 में या 160 में कि द पुलिस ऑफिसर इज एम्पावर्ड टू समन अ पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस। सिमिलरली वैसे ही है यहाँ पे भी, वाइल डूइंग एन इंक्वेस्ट रिपोर्ट or investigation with regard to the cause of the death of a person under section 175, police officer is empowered to summon a person who is acquainted with the facts of the case for the purpose of the investigation। यहाँ किसी 2 या 2 से ज़्यादा बंदों को विटनेस बनाने के लिए वो बुला सकता है। तो इस केस में वो जो विटनेसेस को बुलाएगा, वो कोई भी क्वेश्चन विद रिगार्ड टू द केस उनसे पूछ सकता है। वो जो विटनेसेस होंगे वो हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बाउंड होंगे, एक्सेप्ट दूज क्वेश्चंस विच वुड हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपोज देम टू अ क्रिमिनल चार्ज और टू अ पेनल्टी और अ फोरफीचर। वही तीनों चीज़ें हैं जो हमने सेक्शन 161 में की थी, कि इन चीज़ों को छोड़ के बाकी उनको आंसर देना पड़ेगा। इफ़ द फैक्ट्स डू नॉट डिस्क्लोज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, if the fact do not disclose a cognizable offense to which section 170 applies, such person shall not be required by the police officer to attend a magistrate court। मतलब क्या कि जब क्लॉज 1 में उनको वो विटनेसेस के लिए बुलाएगा, 2 पर्सन को एज ए विटनेस बुलाएगा, तो वहाँ पे वो उनसे बॉन्ड साइन करवाएगा कि जब आपकी ज़रूरत कोर्ट में पड़ेगी गवाही देने के लिए, विटनेस के लिए, तो आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, तो वो उनसे पर्सनल बॉन्ड साइन करवाएगा पुलिस ऑफिसर। बट क्लॉज 2 स्टेट्स दैट कि अगर वो ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, सपोज करो किसी ने सुसाइड कमिट कर ली, इट इज़ नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है ना, उसने सुसाइड ही कर ली तो ऑफेंस है ही नहीं आईपीसी में, किसी ने उसका मर्डर नहीं किया, कुछ नहीं किया, इट इज़ अ क्लियर केस ऑफ अ सुसाइड बाय अ पर्सन। तो इन दैट केस इंक्वेस्ट रिपोर्ट तो बनेगी, इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनेगी तो विटनेस की ज़रूरत भी पड़ेगी। किसी 2 पर्सनस को उसने एज ए विटनेस बुला लिया, तो वो कॉग्निजेबल केस नहीं है। इन दैट केस वो अपना पर्सनल बॉन्ड लेने की ज़रूरत नहीं है पुलिस ऑफिसर को दोनों विटनेसेस से, क्योंकि कोर्ट में उसने केस भेजना ही नहीं है, कोर्ट केस तो क्लोज हो जाना है, बिकॉज इट इज़ अ कॉग्निजेबल केस। बट अगर वो कॉग्निजेबल केस है, उसको लगता है किसी ने किसी का मर्डर किया है, किसी की डेथ अननेचुरल है, इन दैट केस जो इन विटनेसेस को वो बुलाएगा उनसे वो पर्सनल बॉन्ड भी साथ में लेगा, सो दैट टुमारो जब ट्रायल चलेगा दूस पर्सन्स कैन बी कॉल्ड एज अ विटनेसेस इन दूस केसेस, इन दैट केस, और इन दैट केस कि उस केस में उनको बुलाया जा सके। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वेदर दी स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, जैसे क्वेश्चन पूछने की पावर दी हुई है,
175 में कि किसी पर्सन से जो कि acquainted है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस है, उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, whether those statement of a witnesses or a person आर सब्जेक्ट टू सेक्शन 161 और 162 तो CRPC, क्योंकि 161 में जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगा वो तो 162 तो सब्जेक्ट टू है ही है, सीधा दिया हुआ है। क्या 175 की रिकॉर्डेड स्टेटमेंट भी 161 या 162 के सब्जेक्ट टू होगी? यस, द स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 175 आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू सेक्शन 161 एंड 162। इसका केस नोट कीजिए आप, हरकीरत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1997 Supreme Court. In this case, the Supreme Court has held that the statements recorded under section 175 are also subject to section 161 and 162 of the CRPC. अब क्वेश्चन राइज होता है कि जो स्टेटमेंट है, जैसे कि किसी पर्सन को जो फैक्ट्स के साथ एक्वेंटेड है, उसके क्वेश्चन पूछा, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, whether that witness or a person need to sign the statement? No. जैसे हमने 162 में पढ़ा है कि 161 के स्टेटमेंट्स पे जो पर्सन रिटन स्टेटमेंट दे रहा है उसके सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है। इन दैट सेक्शन 175 ऑल्सो द स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन शैल नॉट बी साइंड बाय द विटनेस, उसकी विटनेस की ज़रूरत नहीं है, ओ सॉरी, उसकी सिग्नेचर्स की ज़रूरत नहीं है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, ये तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट बन गई। इंक्वेस्ट रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आर द टू डिफरेंट थिंग्स। इंक्वेस्ट रिपोर्ट या तो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट बनाएगा या अपना क्या कहते हैं पुलिस ऑफिसर बनाएगा, या दोनों जो भी बनाएंगे, दोनों भी बना सकते हैं, किसी केस में दोनों इंक्वायरी कर सकते हैं। सपोज करो एक तरफ पुलिस ने इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाई और जो पोस्टमार्टम है वो डॉक्टर कंडक्ट करेगा। एक तरफ पुलिस ऑफिसर ने इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाई और दूसरी तरफ बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। इन इंक्वेस्ट रिपोर्ट इट हैज़ बीन स्टेटेड दैट द डेथ हैज़ बीन कॉज्ड विद द शार्प एज्ड वेपन, कि उसका किसी नाइफ के साथ मर्डर हुआ है। ऑन द अदर हैंड द पोस्टमार्टम रिपोर्ट सेज दैट द डेथ हैज़ बीन कॉज्ड विद द बुलेट इंजरी। मीन्स दोनों में अपरेंट देखने में बॉडी में लगा है कि उसकी शार्प एज वेपन से डेथ हुई है, और दूसरे तरफ क्वेश्चन अराइज हो रहा है पोस्टमार्टम में कि द डेथ हैज़ बीन कॉज्ड विद द बुलेट इंजरी। दोनों में कन्फ्लिक्ट है। इन दैट केस इफ द कन्फ्लिक्ट अराइजेज बिटवीन इंक्वेस्ट रिपोर्ट एंड अ पोस्टमार्टम रिपोर्ट विद रिगार्ड टू द कॉज ऑफ द डेथ, then the court has a discretion to call the police officer and can record his statement कि कैसे डेथ हुई, क्या किस वजह से आप बोल रहे हो शार्प एज वेपन हुई है, तो रिकॉर्ड कर सकती है। ऑन द अदर हैंड जो कोर्ट है वो जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम कंडक्ट किया उसको बुलाएंगे तो उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। देन द कोर्ट विल एग्जामिन कि whether the death has been caused with a sharp edge weapon or with a bullet injury। अगर कोर्ट को किसी भी ओपिनियन का पता नहीं लग रहा कि किस वजह से कॉज ऑफ मीन्स किस वजह से डेथ हुई है, कॉज ऑफ डेथ क्या है, इन दैट केस द बेनिफिट विल गोज टू द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड को मिलेगा उसका बेनिफिट। सपोज करो कि आईओ तो बोल रहा है जी कि चाकू मार के डेथ हुई है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोल रही है कि बॉडी पे कोई इंजरी नहीं, पॉइजन के साथ डेथ हुई है। दोनों का कन्फ्लिक्ट है। तो अगर तो कन्फ्लिक्ट दोनों की स्टेटमेंट के साथ रिजॉल्व हो जाता है कि किसी की गलती है तो ठीक है, अदरवाइज उसका बेनिफिट एक्यूज्ड को जाएगा। इंक्वेस्ट रिपोर्ट में हमने देख लिया कि वो क्या क्या करेगा, कि बॉडी की एग्जामिनेशन करेगा, अपनी ओपिनियन देगा। कुछ चीज़ें हैं कि जो सेक्शन में अपरेंट नहीं है, पर वाइल डूइंग इंक्वेस्ट रिपोर्ट द पुलिस ऑफिसर कैन डू सर्टेन थिंग्स। वो क्या कर सकता है कि फिंगरप्रिंट्स को सिक्योर कर सकता है, या फुटप्रिंट्स है कोई, उसको सिक्योर कर सकता है वाइल कंडक्टिंग एन इंक्वेस्ट रिपोर्ट। वो फोटोग्राफ्स ले सकता है बॉडी की या आसपास पड़ी चीज़ों की, या कुछ नॉर्मली हमने देखा है कि वो फोटोग्राफ्स भी लेते हैं, वो भी इंक्वेस्ट रिपोर्ट का पार्ट है। जो कुछ पहना है बॉडी के ऊपर वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेगा कि इसने कड़ा पहना है, चैन पहनी है, या कुछ भी पहना है, रिंग पहनी है, किस हाथ में रिंग है, किस फिंगर में रिंग है, वो सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड करेगा।
वो अपना क्या कहते हैं कि क्या कर सकता है, कोई भी विटनेसेस जो है वो एग्जामिन कर सकता है, ये तो हमने रीड कर ही लिया। या ब्लड गिरा हुआ है कहीं पे तो कहाँ से ब्लड निकल रहा है, वो सारी चीज़ें वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट में रिकॉर्ड कर सकता है। कुछ चीज़ें अपेरेंटली नहीं दी, पर हम जैसे देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर कुछ चीज़ें करते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को स्पॉट पे बुला के वो एविडेंस इकट्ठा करवा सकते हैं, बट वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट का पार्ट नहीं होगा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होंगे जो उनकी स्टेटमेंट अलग से 161 की रिकॉर्ड होगी, और जो वो एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे उसकी पैकेजिंग और सीलिंग अलग से होगी, और उसकी स्टेटमेंट 161 में ही रिकॉर्ड होगी। बट जो उसने अपना अपेरेंटली देखा, फिंगरप्रिंट सिक्योर किए या फुटप्रिंट सिक्योर किए, वो नोट करेगा इंक्वेस्ट रिपोर्ट में कि इसकी बॉडी के पास ये फुटप्रिंट था या ये फिंगरप्रिंट अपेरेंटली देखने में लग रहे हैं, तो उन चीज़ों को वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट में ऐड कर सकता है। इसके साथ ये हमारा 174, 175 एंड 176 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा जुरिस्डिक्शन का। इन्वेस्टिगेशन का जो चैप्टर 12 है वो हमारा A to Z कंप्लीट हो चुका है। एंड कीप वन थिंग इन माइंड, द चैप्टर 12 दैट इज इन्वेस्टिगेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। प्री के लिए तो है ही है, पर मेंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ऐसा कोई पेपर नहीं मिलेगा जिसमें आपको ये अपना इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर 12 से कोई क्वेश्चन ना मिले। तो इसको अच्छे से कीजिए। थैंक यू।